सजन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ इल्यूमिनेशन का पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले मैं आप इसके पार्ट 2 डाल चुका हूं, जो हमारे चैनल पे इलेक्ट्रीशियन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1 में मैंने सारी डेफिनेशंस और जो बेसिक्स चीज़ें थी इल्यूमिनेशन की वो सब डिस्कस कर चुका था। और इसके बाद पार्ट 2 में मैंने कुछ लाइटिंग के प्रकार जैसे डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, उसके बाद कार्बन आर्क लैम्प और लैम्प इल्यूमिनेशन के लॉ, ये सब चीज़ें, और मेटल फिलामेंट लैम्प, ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके थे। तथा वेरियस टाइप के लैम्प के जो टेबल था वो सब, और किस चीज़ के लिए कितना इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है, ये सब हम पार्ट 2 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हमारा इल्यूमिनेशन का पार्ट 3, इसमें हम पढ़ेंगे मरक्यूरी वेपर लैम्प और सोडियम वेपर लैम्प। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मरक्यूरी वेपर लैम्प। तो मरक्यूरी वेपर लैम्प क्या होता है हमारा, यानी ऐसा वेपर लैम्प होता है, ये मरक्यूरी वेपर लैंप ऐसा वेपर लैंप होता है जैसे हम क्या करते हैं मरक्यूरी की वेपर, मरक्यूरी तथा आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस का भी यूज करते हैं। अभी तक हमने जो लास्ट में देखा था, लास्ट पार्ट हमने देखा था कौन सा, कार्बन मेटल गैस फिल्ड मेटल फिलामेंट लैंप। तो ये सब हमारे कौन से थे, इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर आते थे। लेकिन अब जो हमारे ये मरक्यूरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, ये हमारे किस लैंप के अंतर्गत आते हैं, डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत। यानी क्या होता है यहाँ पे, ये जो अब हीटिंग इफेक्ट पे वर्क ना करके हमारे किस पे करते हैं, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। यानी जब हम क्या करते हैं, जब एक किसी भी ट्यूब है, इस ट्यूब में बहुत सारी गैस भरी हो, यानी कोई भी अक्रिय गैस भरी हो, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो कौन सी गैस होती है, अक्रिय गैस। जब इस ट्यूब में अक्रिय गैस भरी हो तो हम जब इस ट्यूब के क्रॉस हाई वोल्टेज को इम्पल्स करते हैं, यानी कि जब हाई वोल्टेज को लगाते हैं तो क्या होता है, ये गैस आयोनाइज हो जाती है। इस आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारी लाइट जनरेट होती है। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, गैस डिस्चार्ज इफेक्ट है, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। तो इसी पे हमारे क्या होते हैं, सारे डिस्चार्ज लैंप वर्क करते हैं। और हमारे डिस्चार्ज लैंप में दो आते हैं, मरक्यूरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले जो देखने वाले हमारा कौन सा, मरक्यूरी वेपर लैंप। तो मरक्यूरी वेपर लैंप क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, हम आर्गन गैस भी भरते हैं साथ साथ, और उसके साथ साथ हम क्या कर देते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी को भी रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मरक्यूरी वेपर लैंप। और एक और होता है हमारा कौन सा, सोडियम वेपर लैंप। तो वहाँ पे क्या करते हैं, नियॉन, जेनान और क्रिप्टॉन, बाकी गैसों को भर के साथ साथ हम क्या रख देते हैं, सोडियम को भी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको आगे पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कौन सा, लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप। लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप। तो लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप में क्या होता है, ये हम कम प्रेशर पे, यानी लो प्रेशर पर मरक्यूरी वेपर को भरते हैं। और एक हमारा होता है कौन सा, हाई प्रेशर। तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे गैस को भरते हैं। तो पहले हम देखते हैं लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप। तो लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप को हम क्या क्या बोलते हैं, तो ये जरूर याद रखिए। तो लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप हमारा कौन सा कहलाता है, लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप या ट्यूबलाइट या फ्लोरोसेंट लैंप, ये सब इसी के नाम होते हैं। और ये ट्यूबलाइट बहुत ज़्यादा मोस्टली कॉमन यूज होता है, यानी आप इन सबको घरों में बहुत ही कॉमनली देख सकते हैं जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, उसी को हम ट्यूबलाइट बोलते हैं, लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप। और जो हमारे CFL होती है, ये भी एक टाइप का क्या होता है हमारा, मरक्यूरी वेपर लैंप ही होता है। तो CFL को हम आगे डिस्कस करेंगे अन्य लैंप पे, लेकिन यहाँ पे हम बनाने वाले हैं लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, यह समानता प्रयोग किए जाने वाला लैंप, यानी सबसे जनरल पर्पस में यूज होता है ये। इस में मरक्यूरी वेपर का प्रयोग किया जाता है, या एक प्रकार का गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। यानी क्या होता है, हम मरक्यूरी वेपर का यूज करते हैं, किस लैंप के अंतर्गत आता है, गैस डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये दो, एक बहुत बड़ी आपने नॉर्मल ट्यूबलाइट देखा और उस ट्यूबलाइट में आपको दो पिन दिखती होंगी, और एक क्या होती है पूरी ट्यूबलाइट में इस टाइप से ये कांच की ट्यूब होती है। इस कांच की ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये हमारा ये जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है, ये क्या है, हमारा फिलामेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और यही हमारा फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। और इस टंगस्टन फिलामेंट को हम क्या कर देते हैं, बेरियम ऑक्साइड, इसकी बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट, यानी कि बेरियम ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका फिलामेंट है। ये ऐसे दोनों फिलामेंट दोनों साइड होते हैं, ठीक। और इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे जो अंदर, यानी यहाँ पे क्या रखा है आपको, ये मरक्यूरी, इसके साथ क्या होता है, मरक्यूरी होता है। और ये पूरी ट्यूब होती है कांच की ट्यूब, ठीक। ये कांच की ट्यूब क्या होती है, हमारी फॉस्फर कोटिंग की हुई होती है। यानी इससे हम क्या करते हैं, कांच की ट्यूब में फॉस्फर कोटिंग कर देते हैं। और ये जो हमारी पिन होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस पर वोल्टेज को इम्पल्स करते हैं। और ये आपको एक जनरल यानी GLS लैम्प, और यानी इसको देखिए, ये कार्बन फिलामेंट लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप को हम क्या बोलते हैं, GLS लैंप बोलते हैं, जर्निंग लाइटिंग सर्विस लैंप, उसको हम GLS लैंप भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल लैंप है, और ये हमारे क्या है, एक ट्यूबलाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर मरक्यूरी वेपर लैंप। और नॉर्मल लैंग्वेज में हमारा जो होलचल की भाषा हम क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट, इसके कुछ पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, इसे पे निम्न दाब पर मरक्यूरी को भरा जाता है। देखिए दो प्रेशर लैंप होते हैं, लो प्रेशर लैंप और हाई प्रेशर लैंप। तो जो हमारे हाई प्रेशर लैंप होते हैं उनमें हम उच्च दाब पर मरक्यूरी को भरते हैं, उन लो प्रेशर लैंप में हम लो प्रेशर मरक्यूरी को भरते हैं, ठीक। इसके बाद है कि इसमें कांच के ट्यूब के अंदर आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक। यहाँ पे आप याद रखिए, जो गैस होती है, दोनों गैसें कौन सी होती हैं, अक्रिय गैसें।
और कोई भी डिस्चार्ज लैंप है उसमें हम जब भी गैस भरेंगे अक्रिय गैस भरेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, आर्गन व नाइट्रोजन। कभी कभी आर्गन बस होता है, कहीं नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे मेनली सबसे ज़्यादा जो परसेंट होता है वो किसका होता है, आर्गन का होता है। ठीक, तथा इसके साथ मर्क्यूरी को भी भर देते हैं। ठीक, इसके कांच के ट्यूब के ऊपर फॉस्फर की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे मैं आप सबका इस सबका पर्पस बताऊंगा कि फॉस्फर की कोटिंग क्यों की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फर की कोटिंग होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगला है कि ट्यूब किस कलर का प्रकाश उत्पन्न करेगा या उस पर की गई फॉस्फर कोटिंग पर निर्भर करता है। यानी कि जो हमें ट्यूब किस कलर का उत्पन्न करेगा, हमें ब्लू वाइट लाइट देगा या रेड लाइट देगा या ग्रीन लाइट देगा, किस पे डिपेंड करता है, फॉस्फर कोटिंग पे। अलग अलग कलर के लिए हम अलग अलग प्रकार की कोटिंग करते हैं, जिसकी लिस्ट में आपको आगे इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। इसके बाद इसमें टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है और टंगस्टन फिलामेंट बेरियम ऑक्साइड कोटेड होता है। यानी हमारा जो फिलामेंट है वो भी यहाँ पे नॉर्मल किस लैंप की तरह, टंगस्टन फिलामेंट लैंप की तरह फिलामेंट टंगस्टन किया, लेकिन यहाँ पे क्या हल्का सा चेंजेस है कि हमने फिलामेंट पे क्या कर देते हैं, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से ये वोल्टेज को चला के। ठीक, इसके बाद है कि इस ट्यूब का डायमीटर जो नॉर्मल, जो यहाँ पे जो डायमीटर देखा ये 40 वाट की नॉर्मल ट्यूब जो होती है, जिसको हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, उसका डायमीटर कितना होता है, 30.5 mm। तो यहाँ पे जो उसका डायमीटर 35 mm होता है। तो डी में इसकी लेंथ की बात करूँ तो जो 40 वाट की ट्यूबलाइट होती है वो 120 सेंटीमीटर की, और जो हमारी 20 वाट की होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, तो ये दो लेंथ होती हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको भी याद रखिए। 40 वाट की ट्यूबलाइट की जो लेंथ होती है वो 120 सेंटीमीटर, डाया कितना होता है, 30.5 mm। और जो 20 वाट की ट्यूबलाइट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर। तो आइए हम इसकी वर्किंग प्रणाली को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे क्या है, एक ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट के अंदर क्या है, हमारे ये दो फिलामेंट कनेक्ट हैं और ये फिलामेंट कुछ इस टाइप से इसमें जुड़े होते हैं। और इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, हमारी ये आर्गन गैस भरी हुई है। ठीक, और इस आर्गन गैस के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे कुछ मात्रा में मर्क्यूरी भी होता है। मर्क्यूरी की मात्रा इसमें बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मर्क्यूरी या मरकरी। ठीक, तो यहाँ पर मरकरी भरा होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं इसके क्रॉस, तो अगर इसका आप सर्किट देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम एक स्टार्टर लगाते हैं और इसके नीचे क्या लगा के रखते हैं, यहाँ पे हम एक चोक लगा देते हैं और चोक सर्किट इनपुट में होता है। ठीक, यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल। तो जैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज, जैसे हम चोक के थ्रू क्या करते हैं, हाई वोल्टेज में इम्पल्स करते हैं, तो इस टंगस्टन फिलामेंट से क्या होता है, ये करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाई वोल्टेज इम्पल्स होने की वजह से गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज होती है। यानी गैस का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन होगा। अब जैसे ही गैस आयोनाइज होती है तो क्या होती है, ये गैस आयोनाइज हो गई, एक प्रकाश उत्पन्न करती है और ये प्रकाश क्या करता है, इस मरकुरी से टकराता है। ठीक, इस मरकुरी से टकराएगा। जैसे ये प्रकाश मरकुरी से टकरा रहा है तो कौन सी लाइट जनरेट होती है, हमारी यूवी। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी यूवी लाइट जनरेट होती है। और जब ये यूवी लाइट क्या होती है, यहाँ पे जो हमने फॉस्फर कोटिंग करके रखी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉस्फर कोटिंग करके रखते हैं इस ट्यूबलाइट की गैस पर। यानी कि जो हमारी जो सरफेस है वहाँ उन्हें किसकी कोटिंग करके रखते हैं, फॉस्फर कोटिंग की। क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फर की कोटिंग होती है। यानी हम क्या कर रहे थे, फॉस्फर की कोटिंग कर रहे थे। जैसे ही क्या होता है, ये यूवी लाइट जनरेट होती है इस ब्लू कलर से, यानी मरकरी की वजह से। तो ये यूवी लाइट क्या होती है, इस फॉस्फर कोटिंग से टकराती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी विजुअल लाइट में। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश जनरेट होता है, वो क्या करता है, फॉस्फर कोटिंग से विजुअल लाइट में कन्वर्ट होता है। यानी सबसे पहले हुआ क्या, हमने इसको हाई वोल्टेज इम्पल्स किया। हाई वोल्टेज इम्पल्स होने की वजह से क्या हुआ, ये वोल्टेज, ये क्या हुई, गैस आयोनाइज हुई। जब ये गैस आयोनाइज हुई तो एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, और जब ये प्रकाश क्या करता है, मरकुरी पे पड़ता है। तो ये मरकुरी क्या कर देता है, आपका यूवी लाइट को जनरेट करता है। और यूवी लाइट जैसे ही क्या करती है, फॉस्फर कोटिंग में पड़ती है, तो क्या हो जाती है, हमारे दृश्य प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है। यदि हम यहाँ से फॉस्फर कोटिंग को हटा दें, यानी यहाँ पे जब हमने ये फॉस्फर कोटिंग की है इसको मैं मिटा दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका यूवी लाइट जनरेट हुई मरक्यूरी से, वो यूवी लाइट में रहेगी। और यूवी लाइट को क्या होता है, हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कोई भी लाइट नहीं देगा। तो इसीलिए हम क्या होते हैं, फॉस्फर कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फर कोटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है, ये फॉस्फरी कोटिंग क्या करती है, आपकी यूवी लाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है, विजुअल लाइट में। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं कि जब ट्यूबलाइट के फिलामेंट पर हाई वोल्टेज को लगाया जाता है तो इसके अंदर उपस्थित गैस आयोनाइज हो जाती है। गैस के आयोनाइज हो जाने के कारण एक प्रकाश पैदा होता है या एक लाइट जनरेट होती है। यानी जैसे हमने आयोनाइज हुई तो गैस बनी। ठीक है, जब ये लाइट मरक्यूरी पर पड़ती है तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए आप यहाँ पे लाइट लिख लीजिए, लाइट भी लिख सकते हैं। कौन सी लाइट जनरेट होती है, यूवी लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, जब ये अल्ट्रा वायलेट पैदा करता है, जब ये हाई रेस, ठीक है, जब ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, रेस की जगह पे क्या हो जाएगा, लाइट। जब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट किस पे पड़ती है, फॉस्फर कोटिंग पे टकराती है, तब ये क्या हो जाता है, विजुअल रेंज की प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, विजुअल रेंज की लाइट हमको देती है। तो यहाँ पे फॉस्फर कोटिंग का मेन यूज होता है
कि हमें विजुअल रेंज का प्रकाश देती है। और हमारा जनरेट कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट को विजुअल प्रकाश में कन्वर्ट करता है फॉस्फर कोटिंग का। तो यहाँ पर फॉस्फर कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम फॉस्फर कोटिंग को नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो विजुअल लाइट में कन्वर्ट नहीं होगी। और इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पर हम जिस टाइप की फॉस्फर कोटिंग कर देंगे हमारा ट्यूबलाइट क्या होने लगता है, उस प्रकार का कलर देने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा चोक लगा होता है। चोक क्या होता है, हाईली इंडक्टिव होता है, ठीक, यानी क्या होता है, पूरी इंडक्टिव कॉइल होती है। यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, स्टार्टर लगा होता है। तो पहले मैं आपको चोक का काम बताऊंगा कि चोक क्या करता है, हमारा सहप्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले अगर मैं मान लूँ कि इनिशियली कंडीशन, शुरुआती कंडीशन में क्या होगा, इस चोक के मेनली 2 काम होते हैं। शुरुआत में हाई वोल्टेज को इम्पल्स करना, और एक बार गैस आयोनाइज हो जाए उसके बाद क्या करना, करंट को लिमिट करना। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, चोक हमारा क्या होता है, सहप्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है, यानी कि ये सहप्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। और साथ साथ क्या होता है, हमारा लेंज के नियम को भी फॉलो करता है, यानी जिस चीज़ में परिवर्तन होगा उसमें क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी होता कुछ नहीं, इसके अंदर एक कॉइल है, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई कैसे होती है, इस टाइप से होती है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो ये क्या करता है, वोल्टेज के बढ़ने का विरोध करने लगेगा। और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, वोल्टेज घटेगा, तो वोल्टेज के घटने का भी विरोध करेगा, ठीक। तो ये क्या होता है, लेंज के नियम के थ्रू होता है कि ये क्या होता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। या जो यहाँ पे जो एसी के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है कि जिस वजह से जनरेट हुआ उसका विरोध करे। पहले क्या होता है, वोल्टेज बढ़ रहा था एकदम से, तो ये बढ़ने का विरोध करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे इसने इसको विरोध करने, इस मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ईएमएफ बढ़ रहा था, तो ये क्या करेगा, इस ईएमएफ का विरोध करने के लिए एक दूसरी डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट कर लेगा, ठीक। और जैसे जैसे घटना चालू होगा तो ये डिक्रीज होना चालू होगा, तो ये क्या करेगा, इसको बढ़ाने के लिए वापस क्या कर लेगा, एक ईएमएफ जनरेट कर लेगा उसके विपरीत डायरेक्शन में। ये क्या होता है, लेंज के नियम के थ्रू होता है। तो वही क्या होता है, फिर यहाँ पर होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को इम्पल्स करते हैं, ठीक। हाई वोल्टेज को हमने इम्पल्स किया, और चोक के साथ साथ क्या होता है, हमारा दोनों स्टार्टर भी लगा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक। स्टार्टर में क्या है, हमारी बायोमेटलिक स्ट्रिप है, ठीक है, बायोमेटलिक स्ट्रिप है। और यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है जिसको हमने ई से शो किया है। तो यहाँ पे आपको जो डी देख रहे हैं वो बायोमेटलिक स्ट्रिप और जो ई है वो कैपेसिटर है। और ये क्या होती है, बल्ब के ट्यूब में बंद होती है, और उस बल्ब में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी होती है, जी। ये सब पॉइंट मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप इसको पहले समझिए। तो देखिए जैसे क्या होता है, ये बायोमेटलिक स्ट्रिप क्या होती है, जब गर्म होती है तो सिकुड़ यानी फैलती है, और जब ठंडी होती है तो वापस सिकुड़ जाती है, यानी क्या करती है, बार बार सर्किट को ओपन क्लोज करती है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, सर्किट को हमने क्लोज किया, मान लेते हैं कि पहली कंडीशन में ये क्या थी, क्लोज थी, जब ठंडी थी, ठीक। तो जैसे ये क्लोज होती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही क्लोज होती है तो करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ती है। तो ये क्या होता है, डी आई अपॉन, आप अगर सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाता है, ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, जितना आप डी आई अपॉन डी टी में चेंजेस लाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप वो बार बार क्या हो जाएगी, बंद होती है, और सर्किट को क्लोज और ओपन करती है, क्लोज और ओपन करती है। तो क्लोज और ओपन होने की वजह से क्या होता है, डी आई अपॉन डी टी, यानी करंट और में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे ये क्लोज होती है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, और जैसे ही ओपन होती है तो जीरो करंट फ्लो होता है। यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डी आई अपॉन डी टी में चेंजेस आता है। यार बहुत ज़्यादा डी आई अपॉन डी टी में चेंजेस आता है तो क्या हो जाता है, एक हाई ईएमएफ इम्पल्स हो जाता है। और ये हाई ईएमएफ किसके थ्रू हो जाता है, इस चोक के थ्रू। जैसे ही हाई ईएमएफ इम्पल्स होगा तो ये क्या हो जाता है, इस गैस को आयोनाइज कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो भी गैस थी वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। जब ये गैस आयोनाइज हो जाती है तो इस आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो पहला काम तो इसका कंप्लीट हो गया, क्या, हाई वोल्टेज को इम्पल्स करना, ठीक है। इसने हाई वोल्टेज इम्पल्स कर दिया इसके अंदर ट्यूबलाइट के अंदर, और गैस को क्या कर दिया, आयोनाइज। जैसे ही गैस आयोनाइज हुई तो यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू होगा। जब इसमें करंट फ्लो होना चालू हुआ तो क्या हुआ, करंट की मात्रा बढ़ने लगी, यानी क्या होने लगा, हमारा आई इंक्रीज होने लगा। तो ये इंडक्टर क्या होता है, लेंज के नियम से इस आई के बढ़ने का, यानी करंट के बढ़ने का क्या करने लगेगा, विरोध करना पड़ेगा, विरोध करेगा, क्योंकि लेंज के नियम को पूरी तरह से फॉलो करता है। तो अभी क्या करेगा, करंट के बढ़ने का विरोध करेगा। तो इसका सेकंड काम क्या हो जाएगा, करंट की मात्रा को सीमित करना। और एक बार आपका ट्यूबलाइट चालू हो जाए उसके बाद आप क्या कर देते हैं, स्टार्टर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, या आप इसको निकाल भी सकते हैं, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट जलता रहेगा। और एक बार अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आपको दोबारा चालू करने के लिए दोबारा स्टार्टर को लगाना होगा। यदि आपके पास स्टार्टर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके भी ट्यूबलाइट चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो कैपेसिटर होता है, ये इसका यूज होता है मेनली पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। उसकी जो वैल्यू होती है 0.05 माइक्रोफैरेड होती है। और ये जो किस टाइप का कैपेसिटर होता है, हमारा पेपर कैपेसिटर, ठीक है। क्या नाम याद रखिए कौन सा होता है, हमारा पेपर कैपेसिटर। क्या करता है, पावर फैक्टर को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो ई है ये कैपेसिटर है, डी है आपका बायोमेटलिक स्ट्रिप है, और सी पूरा स्टार्टर है, ए यहाँ पे ट्यूब है, एफ थ्रू किसको शो कर रहा है, यहाँ पे फिलामेंट को थ्रू कर रहा है, बी हमारे सप्लाई टर्मिनल है, और जी से हमने किसको शो किया है, चोक। तो आइए इसके हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होती है, एक
उच्च प्रेरकत्व वाली कॉइल होती है जो ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है तथा इसका कार्य प्रारंभ में हाई वोल्टेज को इम्पल्स करना, उसके बाद करंट को नियंत्रित करना होता है। और यह कैसे वर्क करती है, सौ प्रेरण के सिद्धांत पे। तो क्या हुआ, हाई वोल्टेज को कैसे इम्पल्स करती है, क्योंकि हमारा चोक क्या है, जो ट्यूबलाइट का जो चोक का यानी कि स्टार्टर का जो बायोमेटलिक स्ट्रिप बार बार क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा, ये हाई वोल्टेज को इम्पल्स कर देती है। उसके बाद जो हमारा क्या होता है, जब एक बार हाई वोल्टेज इम्पल्स हो जाता है तो करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। करंट फ्लो चालू होने के बजाय जो कर लेता है, करंट को लिमिट करता है। और किससे वर्क करता है, ये सेल्फ इंडक्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके साथ कनेक्ट हुआ, सीरीज में। यानी आप देखिए इस चोक ये टर्मिनल के साथ यहाँ से सर्किट चार्ट हुए इस टाइप से, तो चोक किस में लगा होगा, हमेशा श्रेणी क्रम में। और ये हमारे स्टार्टर क्या होता है, बचे हुए दो टर्मिनल के पैरेलल समांतर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए स्टार्टर का डिटेल डायग्राम लिखा गया है। तो स्टार्टर में क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, जो क्या होता है हमारा पेपर कैपेसिटर होता है। और ये हमारा क्या होता है, कांच का बल्ब होता है, जिसके अंदर हमने क्या रखी हुई है, ये द्विधात्विक पत्ती या बायोमेटलिक स्ट्रिप। ये द्विधात्विक पत्ती क्या है, हमारी बायोमेटलिक स्ट्रिप है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी बायोमेटलिक स्ट्रिप हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारा ये है चोक, ये चोक के साथ क्या है, पैरेलल में लगा होता है। कभी कभी ये भी आता है कैपेसिटर कैसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का मेन काम होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। और जब भी आप कैपेसिटर को पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए लगाते हैं तो किस में लगाते हैं, पैरेलल में या समानांतर क्रम में। इस चीज़ को जरूर याद रखिए, बार बार आता है क्वेश्चन। तो इसमें किसमें लगा होता है, ये कैपेसिटर समानांतर क्रम में। इसके बाद क्या होता है हमारा, जो ये गैस होता है, ये बल्ब, इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम। और आप एक और चीज़ याद रखिए, इसके साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैस, दो गैसों को भरते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा स्टार्टर होता है। और इसका काम क्या होता है, जब हाई वोल्टेज आता है तो ये बार बार क्या होती है, दोनों पत्तियाँ सिकुड़ती है और फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता है। जब एक बार ट्यूबलाइट चालू हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होती है, हमेशा ओपन रहती है। और एक बार आप इसको निकाल भी लेंगे ट्यूबलाइट चालू होने के बाद, तो हमारा ट्यूबलाइट क्या रहेगा, हमेशा चालू रहेगा। तो देखते हैं, तो इसमें एक बायोमेटलिक स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। यह एक कांच के ट्यूब के अंदर बंद होती है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी होती है, ठीक। यह परिपथ को प्रति मिनट 20 से 25 बार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी जो बायोमेटलिक स्ट्रिप है वो 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑफ और ऑन हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो ट्यूबलाइट है बार बार करंट में चेंजेस आता है। E=LdI/dt, यानी DI/dt क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई वोल्टेज इम्पल्स हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक पेपर कैपेसिटर लगा होता है। इसका कार्य पावर फैक्टर को बढ़ाना होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.05 माइक्रोफैरेड। अब देखते हैं हम ट्यूबलाइट के कुछ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूबलाइट की दक्षता होती है वो कितनी होती है, 40 ल्यूमेन पर वाट। यानी जो ट्यूबलाइट हमारा क्या होता है, 40 ल्यूमेन प्रति वाट का होता है। और इसका जो डायम, इसकी लंबाई कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर हमारा कौन सा होता है, 40 वाट का ट्यूबलाइट। और 60 सेंटीमीटर हमारा कौन सा होता है, 20 वाट का ट्यूबलाइट, ठीक। इसके बाद है इसकी आयु। इसका जो मिनिमम आयु होती है, किसी किसी बुक में 5000 घंटे लिखा है, लेकिन इसके बाद जो इसका रिकमेंडेड किया जाता है, यानी कि जो है कि 60 लगभग 7500 घंटे के बाद इसको बदल देना चाहिए, ठीक। यानी 7500 घंटे के बाद क्या होता है, हल्का सा डिम हो जाता है और ज़्यादा लाइट को खपत करने लगता है। तो 7500 घंटे के बाद इसको बदल देना चाहिए। लेकिन ये मैक्सिमम, अगर अधिकतम से अधिकतम कितने घंटे तक जा सकता है, 10,000। और 10,000 घंटे के बाद क्या हो जाता है, हमारी ट्यूबलाइट पूरी तरीके से खराब हो जाती है, ठीक। तो ये जरूर याद रखिए, अगर मिनिमम आपको ऑप्शन में 5000 घंटे दिखता है तो वो लगाइए। लेकिन अगर 5000 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 7500 लगा सकते हैं। और यदि उसमें पूछे कि अधिकतम कितने घंटे चल सकते हैं, तो अधिकतम से अधिकतम ये केवल 10,000 घंटे चल सकता है बस। इसके बाद है इसमें 2.5 मिली mm, यानी कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब, यानी 2.5 वायुमंडलीय दाब पर हमारा क्या होता है, मरकरी वेपर को भरा जाता है। और इस मरकरी वेपर में, ठीक रहता है, इसमें मरकरी वाष्प की मात्रा कितनी होती है, 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक। यानी जो हम अंदर मरकरी भरते हैं वो क्या होता है, 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक भरते हैं। इसलिए क्या होता है, ये ट्यूबलाइट थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि मरकरी इसमें यूज किया जाता है। और मरकरी को डिस्पोज करना, यानी कि जो हमारे जब इसके बाद ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि यदि क्या होता है, मरकरी बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है इसमें, यदि आपके हाथ वगैरह में लग जाती है इसको जरूर क्या होता है, मरकरी हमारे शरीर में पॉइजन के जैसे वर्क करने लगता है। तो ये ट्यूबलाइट क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से डिस्पोज करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये मरकरी का यूज करने का एक लॉस भी होता है कि इसको डिस्पोज करना कठिन होता है। इसके बाद है फ्लोरोसेंट पदार्थ और उनके विवरण, यानी कि हम किस कलर का यूज करेंगे। आपने देखा था कि कौन सी हो रही थी, हमारी यूवी लाइट जनरेट हो रही थी। और जब ये यूवी लाइट हमारी फॉस्फर कोटिंग से टकराती थी तो किसमें कन्वर्ट हो जाती थी, विजुअल लाइट में। तो ये विजुअल लाइट में फॉस्फर कोटिंग, तो फॉस्फर कोटिंग में हम जिस टाइप का मटेरियल यूज कर लेते हैं उस टाइप का क्या होता है, हमारे लिए प्रकाश नहीं लगता। तो यदि हम क्या करेंगे, कैल्शियम, तो इस लिस्ट को आप जरूर याद रखिए, बार बार पूछा जाता है। कैल्शियम टंगस्टेट, कैल्शियम टंगस्टेट किसका होता है, नीले का। और मैग्नीशियम टंगस्टेट किसका होता है, नीले सफ़ेद। जिंक सल्फेट किसका होता है, हरा का। और जिंक बेरिलियम सिलिकेट किसका होता है, पीला सफ़ेद। और जो कैडियम सिलिकेट होता है वो किसमें होता है, पीला गुलाबी। और कैडियम बोरेट क्या होता है, गुलाबी। देखिए मैं से कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ भी आपको टंगस्टेट लिखा मिले, कैल्शियम टंगस्टेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट, वो क्या हो जाएगा, नीले के आसपास आ जाएगा, इसमें नीला सफ़ेद। और यदि आप देखेंगे
जिसको सिलिकेट को, तो ये जिंक सिलिकेट बस को आप छोड़ दें, जिंक सिलिकेट जरूर याद रखें। जिंक को आप ऐसे याद सकते हैं कि जिंक कुछ हरे कलर का होता है, तो जिंक सिलिकेट हमें कौन सा देगा, हरा कलर। और ये मैग्नीशियस टंगस्टन जरूर याद रखिए, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा ट्यूबलाइट होता है वो कौन सी देती है, ब्लूएस व्हाइट लाइट या नीली सफेद लाइट देता है, तो इसमें कौन सा होता है, मैग्नीशियम टंगस्टेट। इसके बाद आप देखिए दोनों सिलिकेट को, तो जितने भी आपके सिलिकेट होते हैं वो आपको कौन सा कलर देते हैं, पीला कलर, ठीक है, पीला सफेद या पीला गुलाबी, यानी जो हमारे सिलिकेट होंगे इसके आसपास कलर देंगे पीले के। और फिर लास्ट में हमारे पास तक उनका बोरेटो गुलाबी। तो आप याद रखें टंगस्टन जब भी आएगा तो कौन सा हो जाएगा, नीला। और एक वाला हमारा कौन सा होता है, जिंक सिलिकेट, जो हमको दे देता है हरा। इसके बाद हमारे आते हैं जिंक बेरिलियम सिलिकेट और कैडियम सिलिकेट, यानी जितने भी सिलिकेट वो कौन सा देंगे, पीला सफेद या पीला गुलाबी। इसके बाद जो हमारा कैडियम बोरेट होता है केवल किसमें देता है हमको, गुलाबी कलर। इसके बाद है जो चौक, अलग अलग वाट की चौकें जो वो आती है, चौक की वोल्टेज, चौक की शक्ति खपत, ठीक है, और ट्यूब कितना करंट लेगा और चौक का करंट। तो यहाँ पे देखिए यदि वो 20 वाट की ट्यूबलाइट है, जो हमारी ट्यूबलाइट 20 वाट की, उसमें कितने 10 वाट का चौक लगा होगा और उसका पावर फैक्टर कितना होगा, 0.35। और शुरुआत में क्या होता है, ट्यूबलाइट बहुत कम ज़्यादा करंट देता है शुरुआत में, ठीक है। चौक के जो प्रारंभिक धारा कितनी हुई, 540 एम्पियर होंगी। बार बार क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट होने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है। और एक बार ये चालू होगा तो क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 370 मिली एम्पियर। और जो ट्यूब की वोल्टेज फिर से लिखा है लोगों ने, चौक की वोल्टेज और ट्यूब की वोल्टेज, यानी जो ट्यूब की वोल्टेज होगी कितनी हो जाएगी, 20 वाट। और औसत आयु कितनी होगी, औसत वोल्टेज और आयु दी तो 240 वाट और 5000 वाट। इस टेबल को आप नोट कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है। नॉर्मल ये टेबल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जरूर इस टेबल को आप जरूर याद करिए, क्योंकि ये जो रहते हैं कौन सा कलर और किस कलर का रंग उत्पन्न होगा, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद करिए। इसके बाद अगला है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब का डीसी प्रचालन पे संयोजन, ठीक है। तो यहाँ पे है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब को क्या होता है कि जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो एसी और डीसी दोनों में वर्क कर सकती है। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी से भी प्रचालित किया जा सकता है, परंतु डीसी पर प्रचालित करने पर ट्यूब का कार्य जो संतोषप्रद नहीं होता। डीसी पर फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत शक्ति की अधिक व्यय करती है और इसका कार्यकारी आयु भी कम रहती है। यानी क्या होता है, जब हम इसको डीसी पे चलाते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा यानी जो हमारा सेटिस्फैक्ट्री तरीके से नहीं चलती। तो ये और क्या होता है, ये ज़्यादा शक्ति को भी खपत करती है और इसका अतिरिक्त इस स्थिति में प्रयोग करने पर ट्यूब का एक सिरा कुछ दिनों में काला पड़ जाता है। अब देखिए जो ट्यूब हमारे होते हैं वो दिन में काली पड़ने लगती है, तो यदि हम डीसी पे यूज करेंगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, हमारी ट्यूब जो है वो काली होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो ट्यूब का जो सिरा है वो क्या होने लगता है, काला होने लगता है, ठीक है। तो चित्र में, ठीक है, तो चित्र में फ्लोरेसेंट ट्यूब का डीसी संयोजन दिखाया गया है। फ्लोरेसेंट ट्यूब को एसी की तुलना में डीसी पर कार्य करवाने में मुख्य अंतर यह होता है कि चौक को डीसी के लिए रिएक्टेंस नहीं होता था, यहाँ पे दो नियंत्रित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त एक तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूबलाइट है जिसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब करते हैं हम डीसी पर संयोजित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें जो करंट को सीमित करने के लिए हमने एसी पर तो चौक का यूज किया था, लेकिन हमारा चौक के लिए क्या होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप देखेंगे तो क्या होता है, XL इक्वल टू क्या होता है, 2πf × L। यानी क्या होता है, हमारा फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। तो ये XL क्या होता है, एज अ शॉर्ट सर्किट जैसे वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चौक का होता है वो कोई काम नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होता है, चौक क्या होता है, हमारे करंट को नियंत्रित नहीं कर पाता। और शुरुआत में यदि ट्यूबलाइट में ज़्यादा करंट जाती है तो ट्यूबलाइट क्या हो जाती है, फूट जाएगी या क्या हो जाती है, उसकी जो फिलामेंट होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा एक और चीज़ हमें क्या लगानी पड़ती है, रेजिस्टेंस। यानी फिर यहाँ पे हम चौक में जो करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इसका सर्किट देख सकते हैं कि क्या कि हमने चौक के साथ एक सीरीज में केवल रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब डीसी पर क्या करते हैं हम, जब डीसी पर ट्यूबलाइट का प्रचलन करते हैं तो हमें चौक के साथ क्या लगाते हैं सीरीज में, या क्या अतिरिक्त जो कंपोनेंट उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा प्रतिरोधक। यानी हम चौक के साथ सीरीज में प्रतिरोधक लगा के ट्यूबलाइट को डीसी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डीसी कंडीशन में एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन किस में किया जाता है, इसी की कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी पेपर लें। इसके साथ क्या होते हैं हमारे स्टार्टर लेस, यानी अभी हमने देखा कि स्टार्टर लगाता, लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे ऐसे ट्यूबलाइट होते हैं जो बिना स्टार्टर के भी चालू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए, सच अ सर्किट विच डज नॉट रिक्वायर टू यूज स्टार्टर विच सी स्विच इज़ अ कमर्शियली नोन एज अ इंस्टेंट स्टार्ट एंड क्विक स्टार्ट। यानी ऐसे ट्यूबलाइट जिनमें क्या होता है हमारे पास, ट्यूबलाइट जिनमें क्या होता है हमारे लिए स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती, हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट स्टार्ट ट्यूबलाइट या क्विक स्टार्ट ट्यूबलाइट। इन दिस केस द नॉर्मली स्टार्ट इज रिप्लेस बाय the filament heating transformer whose secondary heat up the lamp electrode and
इन इनकैंडिसेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा अब हमने स्टार्टर का यूज नहीं किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टर की जगह पर नॉर्मल यानी जो स्टार्टर उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, फिलामेंट हीटिंग ट्रांसफार्मर। यानी यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो क्या करता है, उस फिलामेंट को हीट करता है। स्टार्टर का काम भी यही था कि ज़्यादा करंट को फ्लो कराएगा, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करके तो क्या हो जाएगी, गैस आयोनाइज होगी। तो यहाँ पर उस स्टार्टर की जगह क्या कर लेते हैं, हम हाई वोल्टेज को इम्पल्स कराने के लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक, तो हीट अप लाइट लैम्प इलेक्ट्रोड एंड इनकैंडिसेंस द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्दी का होता है ये, बहुत जल्दी, यानी ट्रांसफार्मर हमारा एक उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्या कहता है बहुत जल्दी हाई वोल्टेज को इम्पल्स करा देता है और हमारे जो ट्यूबलाइट है वो नॉर्मल ट्यूबलाइट के कंपेयर में बहुत जल्दी चालू हो जाती है। सेम जो क्या बोलते हैं, इंस्टेंट स्टार्ट ट्यूबलाइट या क्विक स्टार्ट ट्यूबलाइट। तो यहाँ पे इसके जो एडवांटेज हैं इस स्टार्टरलेस मेथड के, तो कुछ ये हैं, इट इज़ द मोस्ट इंस्टेंटेनियस स्टार्टिंग, यानी क्या हो जाता है, ये बहुत जल्दी चालू हो जाता है। ठीक है, देयर इज़ अ नो फ्लिकरिंग एंड नो फॉल्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्लिकरिंग नहीं होती, यानी जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कम होती है ट्यूबलाइट क्या होता है, जलने बुझने लगते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लिकरिंग नहीं होती। इट कैन स्टार्ट एंड ऑपरेट एट अ लो वोल्टेज 160 to 180 वोल्ट। यानी क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल ट्यूबलाइट है वहाँ पे लगभग 250 वोल्ट चाहिए था, लेकिन इस ट्रांसफार्मर की वजह से हम क्या करते हैं, इसको 160 से 180 वोल्ट पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट लोअर ड्यू टू द एलिमिनेटेड ऑफ एनी स्टार्टर स्विच रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम जो स्टार्टर क्या होता है बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो इनको क्या होता है, हमें रिप्लेस करने से बच जाते हैं और इसका क्या होता है, कॉस्ट भी लो होता है। ठीक है, इट्स लेंस द लाइट ऑफ लैम्प। तो इससे क्या होता है, और हमारी जो लैम्प की एफिशिएंसी या जो लाइफ होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्दी ऐसे जगह जहाँ पर बहुत जल्दी से ट्यूबलाइट को चालू करने की आवश्यकता होती है, वहाँ हम क्या करते हैं, इस टाइप के ट्यूबलाइट का यूज करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्विक स्टार्ट या इंस्टेंट स्टार्ट ट्यूबलाइट। तो देखिए, तो हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, और एक क्या हो जाती है हमारी इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो हम पहले देखते हैं किसको, रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के किस प्रकार के ट्यूब के साथ ट्रांसफार्मर प्रकार का ब्लास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि यहाँ पे क्या होता है, हम एक ट्यूबलाइट एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं जिसको क्या कहता है, हाई वोल्टेज उसमें इम्पल्स करा देता है। ठीक है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में से फिलामेंट को गर्म करने के लिए निम्न वोल्टेज टेपिंग्स निकाली जाती है। नहीं क्या होती है, इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी से बहुत सी टेपिंग निकाल के हम इसके ट्यूबलाइट को सप्लाई देते हैं। ट्यूब के फिलामेंट को लगातार गर्म किया जाता है जिस कारण से ट्यूब शीघ्रता से चालू हो जाती है। क्या कहते हैं, हम इसके फिलामेंट को गर्म करते हैं जिससे ऑटोमेटिक ट्यूब चालू हो जाती है। इस ट्यूब के स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त ट्यूब में प्रकाश कंपन यानी हमारा जो फ्लिकरिंग हो रहा था दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस ट्यूब के संयोजन में यह सावधानी अपनी चाहिए कि ब्लास्ट का काला सिरा फेस से ही संयोजित हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ब्लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे कलर लिखे होते हैं, यानी जब आप ब्लास्ट खरीद के लाएंगे उसमें अलग अलग कलर के बाहर निकालते हैं, काला, एक सफ़ेद, एक पीला। तो यहाँ पे देखिए काला, तो काले वाले से क्या होता है, हमारा इस टाइप से करंट अंदर जाता है, और ये ब्लास्ट से क्या होता है, हमारा जो ये ट्रांसफार्मर इसमें दो वाइंडिंग हुई, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसकी जो एक वाइंडिंग से क्या होते हैं, हमारे यहाँ से और यहाँ से दो टेपिंग निकाल के लाल सिरे से लाल कलर के बाहर निकलते हैं, इनको हम ट्यूबलाइट के एक सिरे पर, और दो से हमारे क्या निकलते हैं, पीले कलर के बाहर निकल, जिनको हम क्या कर देते हैं, इसके जोड़ देते हैं, और इसी पीले वायर को क्या कर देते हैं, हम यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक कंपलसरी कंडीशन होती है कि हमें क्या करना चाहिए, काले सिरे को फेस देना चाहिए। यदि हम इसको फेस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फेस ट्यूबलाइट को मिल जाएगा, तो हमारी ट्यूबलाइट क्या हो सकती है, जल सकती है। तो यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन है कि काले सिरे को क्या मिले, हमेशा फेस मिले। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, आपकी इंस्टेंट स्टार्ट रैपिड स्टार्ट ट्यूबलाइट। ये ट्यूबलाइट वही है लेकिन इसको चालू करने के तरीके बदल गए हैं। इसके बाद हमारी आती है इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, तो ठीक हो, इस प्रकार के ट्यूब में छोटे फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारी जो रैपिड स्टार्ट है वो क्या होती है, बड़े ट्यूबलाइट के लिए होती है, और जो हमारी इंस्टेंट स्टार्ट होती है ये छोटे फिलामेंट लगे होते हैं, और इनका संयोजक सिरा केवल एक ही रखा जाता है। यानी क्या करते हैं, केवल एक ही संयोजक सिरा रखते हैं। फिलामेंट को एक ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वोल्टेज प्रदान किया जाता है। क्या होती है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू उसमें हाई वोल्टेज इम्पल्स करते हैं जिससे कि वो तुरंत लाल गर्म हो जाते हैं और ट्यूब तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इस ट्यूब के साथ साथ स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। ब्लास्ट का आकार छोटा होता है और ट्यूब के प्रत्येक सिरे पर केवल एक संयोजक पिन होती है। ठीक, तो इसका जो ट्यूबलाइट होती है क्या करते हैं, हम इसके स्पेशल तरीके से बनाते हैं। क्या होता है इसमें, जो हमने नॉर्मल ट्यूबलाइट आपने देखा कि इसमें क्या थे कि दो ये पिन निकली थी, तो यहाँ पे क्या होता है, केवल एक ही पिन रखी जाती है। इन दोनों पिन के थ्रू हम क्या कर रहे थे, पहले इसमें एक क्या कर देते हैं, आपका ऑटो ट्रांसफर कनेक्ट करते हैं, और इस ऑटो ट्रांसफर से एक टेपिंग निकाल के उसको फेस देते हैं, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो ऑटो ट्रांसफर में क्या करता है, हाई वोल्टेज इंपल्स करता है, और हाई वोल्टेज इंपल्स करते ही क्या होता है, यहाँ पे जो फिलामेंट है वो गर्म होता है और हमारी ट्यूबलाइट क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों यानी जो हमारे रैपिड स्टार्ट और इंस्टेंट स्टार्ट है इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था में, यानी जो हमारे पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर क्या होती है, दोनों ट्यूबलाइट का यूज किया जाता है, इंस्टेंट स्टार्ट और रैपिड स्टार्ट ट्यूबलाइट। तो चलिए हम चलते हैं
इसके बाद हमारा ट्यूबलाइट का समानांतर क्रम में प्रचालन। तो देखिए ट्यूबलाइट का समानांतर क्रम प्रचालन मेनली जो करते किसको करते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है। उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबलाइट का समानांतर क्रम में प्रचालन करते हैं। तो इसका आप सर्किट जरूर याद रखिए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप कुछ मत करिए कि ये जो ट्यूबलाइट के दोनों फिलामेंट हैं हम क्या कर देंगे, स्टार्टर को लगा देंगे। अब बचे क्या होते हैं, हर एक साइड से दो दो टर्मिनल और बच जाएंगे, यानी इसके दो और इसके दो। तो किसी इन दो को क्या करेंगे, एक ट्यूबलाइट के दो टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करके आप उसको फेज न्यूट्रल दे दीजिए, ठीक। और बचे दो टर्मिनल में क्या कर रही है, चोक जो होता है, स्पेशल चोक होता है, नहीं कि ट्रांसफार्मर टाइप का चोक होता है। तो चोक से यानी दो वायर निकलेंगे, दो चोक रहेंगे जिनसे वायर निकले। तो एक चोक में आप क्या करेंगे, सीधा दे देंगे इसको इनपुट एक ट्यूबलाइट को, और अगले ट्यूबलाइट की साइड में क्या लगेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। और ये कैपेसिटर क्या करता है, एक ट्यूबलाइट में करंट को लीड तो दूसरे में क्या कर देगा, लैग हो जाएगा अपने आप करंट। तो इससे क्या होता है, हमारे जो दोनों ट्यूबलाइट है लीड और लैग सर्किट के रूप में कार्य करते हैं, और हमारा क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। स्ट्रोबोस्कोपिक मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो मेनली प्रयोग की जाती है किसके लिए कि ये जो मेथड यूज की जाती है वो आपकी मेनली स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछा जाता है, या तो आपको ऐसा लिखा है कि दोनों ट्यूबलाइट पैरेलल में लगे होंगे, ऐसा लिखा आता है कि दोनों ट्यूबलाइट को लीड या लैग सर्किट के रूप में यूज करके, तो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो पैरेलल ऑपरेशन या दोनों ट्यूबलाइट को लीड या लैग सर्किट के रूप में यूज करना एक ही बात होती है, ठीक। तो हम चलते हैं किसमें, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट ऑफ द फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रोबोस्कोपिक और फ्लिकरिंग इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोरोसेंट लैम्प इज ड्यू टू periodic fluctuation in the light output of the lamp caused by the cycle variation on current on AC circuit। क्या होता है, जो हमारा AC करंट होता है ये क्या करता है, बार बार वेरिएशन करता है, इस टाइप से क्या होता है, हमारा वेरिएस होता है। तो इसी वेरिएशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारे इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जनरेट होता है। यानी क्या होता है, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, यानी क्या होता है, हमारा जो AC है उसमें हर एक टाइम में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। और जैसे जैसे इसमें चेंजेस आते हैं उसी हिसाब से क्या होता है, हमारा ट्यूबलाइट की लाइट में भी चेंजेस आते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्चुएशन कहलाता है। और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या हो जाता है, क्रिएट होता है। अब इस बात होती है कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में फ़र्क क्या होता है। तो द फिनोमेना क्रिएट्स अ मल्टी इमेजेस अपीयरेंस इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मेक मूवमेंट अपीयर जर्की इन दिस कनेक्शन द वर्थ नथिंग दैट डी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने नॉर्मल देखा होगा कि जब पुराने ट्यूबलाइट थे हमारे, जब उसमें क्या होता है, जब भी पंख फैन चलता रहता है वो हल्का हल्का धीरे धीरे करके चलता हुआ दिखता था। यदि ट्यूबलाइट में क्या हो रहा है, लो वोल्टेज आता था जब हमारे घर में, तो वो क्या होता था, फैन जो है वो धीरे धीरे घूमते हुए दिखता था। तो ये हमारा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहलाता है। यानी क्या हो रहा था, जो मोटर बहुत तेजी से घूम रही है वो हमें स्लो घूमती हुई दिखती थी, या एक चीज़ की बहुत सारी इमेज देती है, यानी उसमें पंखी तीन होती लेकिन ऐसा लगता था बहुत सारी पंखी इस पर। तो ये हमारा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। अब तो LED वगैरह आ गया तो ये इफेक्ट अब बहुत कम देखने मिलता है, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी कम हो गया है। तो पहले गांव वगैरह वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट दिखता है। यानी क्या होता है, कभी कभी हमें जो घूमती हुई मशीन है वो स्थिर दिखाई देती है, या जो मशीन बहुत तेज़ी से घूम रही है वो धीरे धीरे घूमती हुई दिखाई देती है। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो द फ्लिकर इफेक्ट इन अ प्रोनाउंस एट अ लोअर फ्रिक्वेंसी, जो हमारा फ्लिकर होता है, फ्लिकर मतलब क्या होता है, जितनी बार हमारी फ्रिक्वेंसी आती है, यदि हमारी फ्रिक्वेंसी ये इस टाइप से है, मान लेते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो क्या होता है 50 हर्ट्ज से मतलब ये एक साइकिल पूरा कितने, एक सेकंड में 50 साइकिल पूरा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2 बार पीक जाता है और 2 बार जीरो होता है, यानी हमारा एक साइकिल में 2 बार बल्ब बंद चालू होता है। तो 50 बार साइकिल में कितना हो जाएगा, 100 बार बल्ब क्या हो जाएगा, बंद और चालू हो जाएगा, क्योंकि 2 बार पीक होगा 2 बार जीरो भी होगा, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारा बल्ब 100 बार बंद होगा, 100 बार 50 बार बंद होगा, 50 बार चालू होगा, टोटल 100 बार होगा, ठीक। तो इस टाइप से क्या होता है, बल्ब बार बार बंद चालू होता है। लेकिन यदि हम फ्रिक्वेंसी को लो कर देंगे तो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इतने मिली सेकंड में हमको ये फर्क पता नहीं चलता। लेकिन जब फ्रिक्वेंसी लो होती है तो ये इफेक्ट हमको दिखना चालू हो जाता है कि बल्ब बंद या चालू हो रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, फ्लिकर कहलाता है, ठीक। फ्रिक्वेंसी ऑफ सच अ फ्लिकर ट्वाइस द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, जो फ्लिकर की फ्रिक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, दुगना होती है। द फ्लोरोसेंट पाउडर यूज इन अ ट्यूब इज स्लाइटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाउडर यूज होता है वो क्या होता है, हमारा डिक्रीज धीरे कम होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोरेंस हैंस स्ट्रोबोस इफेक्ट इज आर रिड्यूस टू सम एक्सटेंड ड्यू टू आफ्टर ग्लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा स्ट्रोबोस इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, हमारा जो ट्यूबलाइट के जलने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, रिड्यूस, यानी क्या हो जाता है, हमारा कुछ कम हो जाता है जब ट्यूबलाइट पूरी तरीके से जल जाती है। तो हम देखते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट अ वेरी ट्रोजबल सम फॉलोइंग केसेस। क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट निम्न कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में क्या क्या होता है, वैन ऑपरेटर, यानी जो हमारे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है इन कंडीशन में बहुत ज़्यादा कहाँ हमको बहुत ज़्यादा दिखता है। तो आप देख सकते हैं, वैन एन ऑपरेटर
to move object very quickly. Particular doors having polished finish, these objects appear move with jerky motion with over long period would produce visual effects. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही होगी ना, आप किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमा तो हमको बहुत धीरे धीरे घूमती हुई दिखती है। जिससे क्या होता है, हमें देखने में बहुत दिक्कत होती है। हमें क्या होता है, एक देखने में बहुत दिक्कत होती है, वो घूमती हुई चीज़ हमें दिखती है तो हमें क्या होता है, एक भ्रम टाइप जनरेट होता है, इल्यूजन्स जनरेट होते हैं। तो अगला देखते हैं, इन द केस ऑफ द रोटेटिंग मशीन द वोस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन हैपन मल्टीपल ऑफ अ फ्लिकर फ्रिक्वेंसी, द मशीन अपीयर टू डिक्रीज स्पीड रोटेशन और बी स्टेशनरी समटाइम मशीन इवन सम रोटेशन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, इसमें वही बताया गया है कि जब कोई मशीन बहुत तेज़ी से घूम रही होगी तो हमको क्या होता है, वो कभी कभी बहुत धीरे धीरे घूमती हुई दिखती है, या कभी कभी हमें स्थिर भी दिखने लगती है स्ट्रोबोस्कोपिक की वजह से। और क्या हो सकता है, या हमें अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती हुई दिखती है। तो सम द मेथड एम्प्लॉय फॉर मिनिमाइज द स्ट्रोबोस्कोपिक आफ्टर आर गिवन ब्लू। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जो स्ट्रोबोस्कोपिक को किन तरीकों से कम कर सकते हैं। तो एक तो हमने आपको पहले ही बता चुका कि पैरेलल ऑपरेशन के थ्रू। एक और है बाय यूजिंग लैम्प सेपरेट फेस अ 3-phase सप्लाई, इन दिस केस द लाइट रीचिंग द वर्किंग प्लेन वुड बी ओवरलैप 120 सो दैट द रिजल्टेंट फ्लक्चुएशन वेरी मच लेस फ्रॉम अ सिंगल फ्लोरोसेंट लैम्प। तो क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, जो तीनों फेज़ों को यानी 3 फेज़ में, यानी यदि हमारे पास पॉसिबिलिटी है 3 फेज़ की इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, तीनों फेज़ में अलग अलग ट्यूबलाइट, यानी अलग अलग फेज़ में एक एक ट्यूबलाइट लगा के रखें। तो कोई ना कोई फेज ट्यूबलाइट हमारे घर का पीक वैल्यू पर रहेगा, या कोई ट्यूबलाइट 0 पे रहेगा। तो उस टाइम से क्या होता है, हमारा फ्लक्चुएशन कम होता है उस कंडीशन में, यानी कोई ना कोई ट्यूबलाइट तो हमारा जलता रहेगा अच्छे से, जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो इल्यूमिनेशन है वो क्या हो जाता है, यानी जो फ्लक्चुएशन या फ्लिकर है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि जब हम उसको क्या करें, सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ें। ठीक, इसके बाद है हमारा बाय यूजिंग द ट्विन लैम्प सर्किट इन सिंगल फेज सप्लाई सोन फिगर। ठीक है, ऑन द चोक हैज़ अ कैपेसिटर इन अ सीरीज विद द लैम्प। तो ये क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन की बात कर रहा है, जो हम आपको पहले सर्किट में दिखा चुके हैं ट्यूबलाइट का पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, वाई ऑपरेटिंग द लैम्प ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई ऑब्वियसली स्ट्रोबोस्कोप विल बी इंटरनली डिसअपीयर ऑन डीसी सप्लाई। देखिए, यदि क्या होता है, हम इसको डीसी सप्लाई का यूज करें तो ट्यूबलाइट डीसी पे भी चल सकती है। तो डीसी सप्लाई पे क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। या तो फिर हम क्या करें, हाई फ्रिक्वेंसी का यूज करें, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं तो वहाँ भी क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसके 3 चीज़ थी, या तो हम इसको तीनों फेज में अलग अलग करके ट्यूबलाइट लगा के रखें, या इनको हम लीड लैग सर्किट के रूप में यूज करें, या फिर हम इसको क्या करें कि हाई फ्रिक्वेंसी भी या डीसी भी यूज करें, तो हमारा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसको हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प को। तो हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प में क्या हो जाता है, हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज होता है। यानी क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ट्यूब दिखेंगी आपको। ठीक है, एक जो हमारी कहलाती है, कौन सी कहलाती है, बाहरी ट्यूब, और ये हमारी कौन सी कहलाती है, इनर ट्यूब। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ट्यूब, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारे जो पहले आपको नॉर्मल लैम्प में क्या केवल एक ट्यूब दिख रही थी, यहाँ पे आपको क्या देखेंगे, 2 ट्यूब, एक बाहरी ट्यूब और एक कौन सी हो जाएगी, आंतरिक ट्यूब। आंतरिक ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। और जो हमारी बाहरी ट्यूब है ये क्या होती है, हमारी कठोर कांच से बनी होती है, और आंतरिक ट्यूब भी क्या होती है, हमारी क्वार्ट्ज वगैरह से बनी होती है। ठीक, तो क्या होती है, आंतरिक ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। और इस आंतरिक ट्यूब में क्या होता है, मरकुरी और आर्गन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे भरा होता है। और बाहरी ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा निर्वात रहता है, यानी क्या होती है, हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं, और इस पर अंदर क्या होती है, हमारी फ्लोरोसेंट की कोटिंग होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एंड बी। तो ये क्या होता है, हमारा एक आर क्या होता है हमारे यहाँ पे, जो अब इस ट्यूब में क्या होता है, जो आंतरिक ट्यूब की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ आंतरिक ट्यूब को देखें तो ये हमारी कौन सी आंतरिक ट्यूब है। तो इस आंतरिक ट्यूब में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, इस टाइप से हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये हमारा कौन सा कहलाता है, मेन इलेक्ट्रोड, और ये हमारे कौन से कहलाते हैं, मेन कॉन्टैक्ट या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या सहायक कॉन्टैक्ट। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा सहायक कॉन्टैक्ट है वो क्या करता है, इन दोनों बीच में कम आयोनाइजेशन होता है, तो ये जल्दी से क्या कर देता है, इस गैस को आयोनाइज करके करंट फ्लो कराने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, और जो हमारे मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, जब एक बार गैस आयोनाइज हो जाती है उसके बाद क्या हो जाती है, मेन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी करंट फ्लो होने लगता है। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या करता है, जल्दी से गैस आयोनाइज करके उसको आयोनाइजेशन प्रारंभ करने के लिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस का ज़्यादा है, तो यहाँ पे गैस आयोनाइज होने में टाइम लगता है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस कम होता है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से करंट फ्लो कराना चालू कर देता है और पूरे आयोनाइजेशन को प्रारंभ करता है। इसे हम इसको क्या बोलते हैं, सहायक कॉन्टैक्ट। और इसमें जो आर लगा होता है इसकी वैल्यू आप जरूर याद रखिए कितनी होती है, 50 किलो ओम। आइए हम इससे कुछ पॉइंट देखते हैं, बाकी आपकी वर्किंग वैसी होती है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार के लैंप में 2 ट्यूब पाए जाते हैं, एक बाहरी ट्यूब तथा एक आंतरिक ट्यूब। ठीक, तो इसके अंदर आंतरिक ट्यूब में क्या होती है, मरकरी और आर्गन को भरा जाता है, यानी जो अंदर वाले ट्यूब उसी में क्या होता है, मरकरी और आर्गन को भर देते हैं।
ठीक, तथा बाहरी ट्यूब में फॉस्फर की कोटिंग की जाती है। इसके जो बाहरी ट्यूब हम कहते हैं फॉस्फर की ट्यूब में कर देते हैं। ठीक है, इसका बाहरी ट्यूब बोरॉन सिलिकेट तथा आंतरिक ट्यूब कठोर कांच का बना या क्वार्ट्ज का बना होगा। तो इसकी जो यानी बाहरी वाला जो आपका आवरण दिख रहा था वो किसका बना होगा आपका सिलिकेट का, तथा आंतरिक ट्यूब किसका बनी होती है कठोर कांच या क्वार्ट्ज की। ठीक है, बोरॉन सिलिकेट का। ठीक है, फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक मुख्य इलेक्ट्रोड और एक सहायक इलेक्ट्रोड। सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य आयोनाइजेशन को प्रारंभ करना होता है। क्या होता है उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा गैस का अंतर, बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस होता है, जिससे क्या होती है वहाँ पर गैस जल्दी आयोनाइज हो जाती है और हमारा जो आयोनाइजेशन है वहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ा जाता है। इसका कार्य पावर फैक्टर को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसके सहायक इलेक्ट्रोड के साथ प्रतिरोध का प्रयोग किया जाए, जिसका मतलब कितना होता है 50 किलो ओम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक बताना चीज़ भूल गया कि ये जो यहाँ पे चोक लगा होता है साथ क्या कैपेसिटर। तो जब भी किसी भी लैंप में कैपेसिटर का यूज किया जाता है, वो सोडियम वेपर लैंप हो, मर्क्यूरी वेपर लैंप हो या फ्लोरोसेंट लैंप हो, तो उसका काम केवल इतना ही होता है कि इसको, तो वहाँ पे इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है आपका सिर्फ आयोनाइज, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कार्य सिर्फ इसके पावर फैक्टर को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे भी इसका काम क्या हो जाएगा, सिर्फ पावर फैक्टर को बढ़ाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर को बढ़ाना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6000 से 24000 घंटे। इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी 50 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको, ठीक है, और इसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी 50 से 60 और दक्षता 6000 से 24000 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, इसको चालू करने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट, यानी जो हमारा जो टाइम लगता है कितना लगता है 5 से 10 मिनट का लगता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा लैंप होता है वो हमारा कितने टाइप का हो जाता है। देखिए, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप हो या लो प्रेशर हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप हो, ये दोनों कितने टाइप के हो जाते हैं, वो जाते हैं MA, MAT और MB। तो MA टाइप मर्क्यूरी वेपर लैंप भी होता है और MA टाइप सोडियम वेपर लैंप भी होता है। MAT टाइप भी मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप, इनका सबका कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम होता है। तो हम मर्क्यूरी वेपर लैंप में जहाँ मर्क्यूरी की वेपर भरते हैं तो वहीं पे सोडियम MA टाइप लैंप में सोडियम की वेपर का यूज कर लेते हैं, यानी कि आंतरिक ट्यूब आपकी सोडियम वेपर लैंप की जैसे बनेगी, लेकिन बाकी चीज़ कंस्ट्रक्शन सेम होता है। सेम इसमें केवल एक ही बार पढ़ेंगे किसमें, मर्क्यूरी वेपर लैंप में। तो यहाँ पे देखते हैं हम MA यानी कि मर्करी आर्गन लैंप। तो देखिए यहाँ पे मर्करी आर्गन लैंप किस टाइप से होता है। तो यहाँ पे मर्करी आर्गन लैंप आपका नॉर्मल लैंप है, जो आपने अभी देखा वो मर्करी आर्गन ही लैंप था। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आसानी से कि क्या हो जाता है आपको, कि बाहरी जो कठोर कांच बेटा आपकी क्या है बाहरी ट्यूब है, इसके अंदर क्या है हमारी मर्करी और आर्गन से भरी हुई आंतरिक ट्यूब, ये हमारी बाहरी ट्यूब हुई आंतरिक ट्यूब। और इन दोनों के बीच हमने मेरे को आपको पहले बताया निर्वात होता है, ये हमारे मेन इलेक्ट्रोड होता है और ये हमारा स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है और ये हमारा उच्च प्रतिरोध कितना 50 किलो ओम का कनेक्ट होता है। ठीक, तो जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे सप्लाई देते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर आयोनाइजेशन प्रारंभ होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कम है। जैसे यहाँ पर आयोनाइजेशन प्रारंभ होता है तो इस टाइप से इसमें करंट फ्लो कराना चालू कर देता है। जैसे करंट फ्लो होना चालू होता है तो हमारी क्या पूरी गैस आयोनाइज हो जाती है और हमारा लैंप भी क्या होने लगता है प्रकाशित होने लगता है। ये प्रकाश इस मरकरी भी पड़ता है और यहाँ पे आता है इस वाले सरफेस से टकराता है और इस वाले सरफेस से टकराने के बाद हमें बाहर निकलता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है विजुअल लाइट में। अंदर तक हमारी कौन सी होती है यूवी लाइट, जैसे हमारी क्या होती है नॉर्मल ट्यूब लाइट में होता है। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा मर्करी आर्गन टंगस्टन लैंप। इसकी क्या होती है थोड़ी सी रेटिंग ज़्यादा होती है और यहाँ पे बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम। और यहाँ पे जो स्क्रू है वो हम क्या कहते हैं स्क्रू टाइप होल्डर का यूज करते हैं या गोलिएथन एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर में हम क्या कहते हैं इस टाइप के ये लैंप है उसको लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे चोक होता है और साथ में हम क्या लगाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है पावर फैक्टर को इंक्रीज करना। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है MA टाइप मर्करी आर्गन टंगस्टन लैंप, मर्करी आर्गन लैंप। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कठोर कांच का बाहरी बल्ब होता है जिसके अंदर दूसरा बल्ब होता है। इन दोनों बल्बों के हमारे निर्वात उत्पन्न किया जाता है। भीतरी बल्ब में केडियम बोरेट या केडियम सिलिकेट आलेपित टंगस्टन के दो मुख्य एवं सहायक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है केवल किसमें इसके फिलामेंट में। इसके फिलामेंट में क्या होता है हम टंगस्टन जो आपको जो मटेरियल है कौन से मतलब जो आपके दो मटेरियल होते हैं कैडियम बोरेट और कैडियम सिलिकेट, यानी हमारा टंगस्टन का फिलामेंट तो होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट और इसमें क्या होता है कैडियम बोरेट और कैडियम सिलिकेट दोनों क्या किया जाता है। ये कैडियम बोरेट और कैडियम सिलिकेट का सिलिकेट के आलोपेट होते हैं। इसके बाद है इसमें कैपेसिटर का मान। तो इसमें जो हम कैपेसिटर लगाते हैं इम्प्रूव करने के लिए वो किसकी वैल्यू का होगा। तो जब तक 250 वाट का हमारा लैंप इसके लिए हम कितना लगाते हैं 20 माइक्रोफेरेड का, और जैसे ही हमारा 400 वाट का लैंप होता है तो हम कितना लगा लेते हैं 33 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक, ये लैंप प्रायः 250 वाट से 400 वाट तक के बनाए जाते हैं और इनकी दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ठीक, अगला लैंप है हमारा MAT लैंप और ये लैंप सबसे अलग होता है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की चोक का जरूरत नहीं होती और कुछ भी ज़रूरत नहीं होता। देखिए हम इस लैंप की वर्किंग सबसे अलग है, इस लैंप की वर्किंग को देखते हैं। तो देखिए इस लैंप में क्या होता है आपका ये लैंप सेम टू सेम है आपका। देखो अंदर का कंस्ट्रक्शन वो सेम टू सेम है, आर्गन यानी थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे सहायक इलेक्ट्रोड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि दो इलेक्ट्रोड हैं आपके वो टंगस्टन के दोनों और अंदर क्या है मर्क्यूरी के वेपर भरी हुई है। ठीक है, ये आंतरिक बल्ब हो गया और ये बाहरी बल्ब है। तो ये जो हमारे बाहरी बल्ब है क्या एक अलग से टंगस्टन फिलामेंट लगा के रखते हैं हम,
ये जो हमारा क्या है अलग से एक और, यानी जो हमारे नॉर्मल होता है ना अपना कौन सा इनकैंडिसेंट लैम्प, उसके जैसे क्या करते हैं हम यहाँ पे एक टंगस्टन फिलामेंट लगा के रखते हैं। तो ये हमारे क्या टंगस्टन फिलामेंट पूरी में कनेक्ट है और इसके साथ हमारा क्या लगा रहता है बायोमेट्रिक स्विच लगा रहता है और ये हमारा मेन इलेक्ट्रोड यहाँ से जुड़ा रहता है। तो जैसे हम इसको सप्लाई देते हो सबसे पहले किस में आती है, टंगस्टन फिलामेंट में आती है। तो ये टंगस्टन फिलामेंट क्या होगा, ये तो इनकैंडिसेंट शुरुआत में क्या होता है ये हीट नहीं रहता तो ये क्लोज रहता है। अगर ये क्लोज है थर्मल स्विच तो यहाँ से करंट फ्लो होता है और क्या हो जाता है हमारा करंट फ्लो होने लगता है किसमें, इस टंगस्टन फिलामेंट थ्रू करंट फ्लो होता है और इसका जो अंदर का मर्क्यूरी होता है उसको हीट करना चालू कर देता है और हल्का सा करंट क्या होगा इसके थ्रू भी जाएगा इसके अंदर। तो जैसे क्या होता है इस इनकैंडिसेंट लैम्प के जैसे चालू होने को जैसे इसमें एक हीट जनरेट हुई, यानी कि हमारा डीपल लैम्प के जैसे चालू होने से हीट जनरेट हुई, ये हीट जनरेट होती क्या होगा हमारी मर्क्यूरी क्या हो जाएगी आयोनाइज होगी। आयोनाइज होने से क्या होता है हमारा मर्क्यूरी जलना चालू हो जाता है। कुछ समय बाद क्या हो जाता है हमारा ये आधा फिलामेंट यानी फिलामेंट का लगभग 1/8 हिस्सा क्या हो जाता है इस सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और केवल आधा हिस्सा क्या होता है यहाँ से जुड़ा होता है। यानी यदि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो इतना हिस्सा ये इस थर्मल स्विच से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो आधा हिस्सा है अब जैसे ही हमारा क्या मर्क्यूरी आयोनाइज हुई तो पहले करंट कैसे अगर यहाँ से करके कुछ ऐसे फ्लो हो रहा था पहले और एक बार मर्क्यूरी आयोनाइज हो गया तो जैसे हमारा ये चीज़ गर्म होती है हमारा थर्मल स्विच ओपन हो जाता है। तो अब करंट क्या हो जाता है हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगेगा, यानी यहाँ से करंट जाके ऐसे करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन लैम्प। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए चालू करने के लिए इस फिलामेंट के थ्रू पूरा लैम्प चालू हो गया ना, हमारे लिए किसी जरूरत पड़ी चोक की जरूरत नहीं पड़ी ना कैपेसिटर की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे चोक और कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, यानी हम इसको एसी और टीसी दोनों पे यूज कर सकते हो। तो इस लैम्प का सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी ये जो होती है कि ऐसा कौन सा लैम्प है जिसको एसी और डीसी दोनों पे वही तरह से यूज किया जाता है फुल एफिशिएंसी के साथ। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन लैम्प। और एक लैम्प हमारे कौन सी याद रखिए टंगस्टन फिलामेंट, ये भी क्या होते हैं डीसी पर आसानी से यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी संरचना एमए प्रकार के लैम्प से मिलती जुलती होती है। इन दोनों लैंपों में मुख्य अंतर यह होता है कि इसमें टंगस्टन फिलामेंट तथा एक थर्मल स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको दिखाया गया था कि ये थर्मल स्विच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है थर्मल स्विच, ये क्या है थर्मल स्विच। यहाँ पे थर्मल स्विच का प्रयोग किया जाता है और इसमें ठीक इन दोनों बिगड़ी तथा बल्बों के बीच में स्थापित किया जाता है। इसमें इस स्थान में आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भर दिया जाता है। देखिए ये चीज़ जरूर याद रखिए कि यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसके अंदर क्या करते हैं हम आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं एक टाइप से पूरा इसमें एक इनकैंडिसेंट लैम्प क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर, जिससे क्या हो जाता है ये इनकैंडिसेंट लैम्प के जैसे चालू होता है और मर्क्यूरी वेपर को आयोनाइज होने की वजह से ये मर्क्यूरी वेपर लैम्प बन जाता है। ठीक, और इसका जो मेन पॉइंट है कि इसका इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जो हम एक और सहायक इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे थे वो भी नहीं है, केवल मेन इलेक्ट्रोड है। बाह्य परिवर्त में चोक तथा स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, जिस कारण से इसमें एसी और डीसी सप्लाई दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या एसी और डीसी दोनों पे यूज किया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है देखिए अब इसमें क्या हुआ आपका इनकैंडिसेंट लैम्प जैसे चालू हो रहा है एसी पे भी वैसे ही चल रहा है डीसी पे भी, तो फ्रिक्वेंसी का उतना कुछ इफेक्ट है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव भी नहीं होगा। ठीक, और इसका जीवन को आलोच्य होता है और उसका प्रकाश आकर्षित होता है जिसमें नीले और लाल रंग का मिश्रण होता है। देखिए हमारा मर्क्यूरी वेपर लैम्प क्या होता है नीले रंग का प्रकाश देता है और हमारा इनकैंडिसेंट हल्का सा पीला या लाल प्रकाश देता है। तो इन दोनों का मिश्रण क्या होता है हमें इस लाइट को इस लैम्प के आउटपुट में मिलता है। और ये अब हम देखते हैं एमबी टाइप मर्क्यूरी लैम्प। तो यहाँ पे जो एमबी टाइप मर्क्यूरी लैम्प इसको हम क्या बोलते हैं मर्क्यूरी बायोनाइट कैप टाइप लैम्प। ठीक है, एमबी टाइप है मर्क्यूरी बायोनाइट कैप टाइप लैम्प। किसी बुक में एक बार केवल इसको मर्क्यूरी लैम्प लिखा हुआ है, तो ये भी वही लैम्प होती है मर्क्यूरी बायोनाइट कैप टाइप लैम्प। तो ये आपके नॉर्मल लैम्प है, सबसे नॉर्मल लैम्प जो आपको देख रहे थे, यानी आपने जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना आपका मर्क्यूरी वेपर लैम्प हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प और मर्क्यूरी बायोनाइट कैप टाइप लैम्प, ये दोनों सेम टू सेम होते हैं। आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो इस टाइप से यहाँ पे ये स्तंभ है, यहाँ से आपका ये आउटर टिप हो गई, ये इनर टिप हो गई और ये जो हमारे मेन कॉन्टैक्ट हो गए हमारे कौन से हो गए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए, ये जो हमारा कौन सा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया। और ये हमारा क्या है उच्च प्रतिरोध कनेक्ट है। तो ये पूरा किसके जैसे होगा आपका जो सबसे पहले हमने पढ़ा लिया था हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प के जैसे। तो इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा चोक है एसी है, यहाँ से क्या करेंगे हम चोक देंगे तो ये इसको कॉन्टैक्ट पास होने जैसे यहाँ से आयोनाइजेशन चालू होगा, पूरा आयोनाइजेशन इसके थ्रू यहाँ पूरे करंट फ्लो होगा और पूरा लैम्प क्या हो जाएगा अपने आप चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस वही है कि इसका जो अंदर वाला क्वार्ट्ज का बना होगा बाहरी वाला बोरोसिलिकेट का बना होगा। तो ये सेम टू सेम किसके जैसे हमारा सबसे पहले जो हमने पढ़ा था हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प के जैसे। तो यहाँ पे से कुछ पॉइंट है कि इस लैम्प में प्रायः 5 से 10 बायोमेट्रिक डेप्थ पर गैस को भरा जाता है। ठीक, यानी हम कहते हैं 5 से 10 ATM पर एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी बायोमेट्रिक डेप्थ पर गैस को भरते हैं। ठीक है, यह प्रायः 80 से 125 वाट तक के बनाए जाते हैं। यानी जो हमारा जो लैम्प है कितना होता है 80 से 125 वाट की रेटिंग में आपको मिलेगा। और इसके बाहर परिपथ में 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 10 माइक्रोफैराड। ये बहुत हैवी कैपेसिटर होते हैं। ठीक, और इसको गर्म होने में यानी इसको जो चालू होने में कितना लगता है 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है।
ठीक। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे पूरे, मरकुरी वेपर लैम्प खत्म। अब हम आते हैं किस पे, सोडियम वेपर लैम्प पे। तो सोडियम वेपर लैम्प को आपको जो नॉर्मली जनरली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से होता है, और आपको सबसे ज़्यादा देखने कहाँ पर मिलता है आपको, स्ट्रीट लाइट वगैरह में। तो देखिए इस वाले ट्यूब में भी ये कुछ ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या हो रही है, 2 ट्यूब होती हैं। इसका मैं आपको अगला इमेज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए सोडियम वेपर लैम्प। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा सोडियम वेपर लैम्प है। तो सोडियम वेपर लैम्प भी क्या होते हैं हमारे, सोडियम वेपर लैम्प। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम वेपर लैम्प में हमारी 2 टाइप की ट्यूब होती है। कौन सी, सोडियम, ठीक है। सोडियम वेपर लैम्प हमारी क्या होती है, 2 टाइप की ट्यूब होती है। एक हमारी ये हो गई आपकी आउटर ट्यूब, और एक हमारी क्या हो गई अंदर की इनर ट्यूब। ठीक। तो ये है दोहरी परत वाली कांच की ट्यूब, यानी क्या होती है, दोहरी परत, यानी कि 2 ट्यूब, 2 परतें होती है इसमें। इसको हम बोलते हैं आउटर ट्यूब, अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्यूब। और इसी में क्या हो जाता है, हमारा गैस डिस्चार्ज होना चालू होती है। ठीक। सोडियम क्रिस्टल की यू आकार की ट्यूब। ठीक। तो ये हमारी जो क्या है, पूरी बाहरी ट्यूब है। और बाहरी ट्यूब क्या होती है, डबल लेयर होती है। और उसके अंदर क्या होती है, एक और आंतरिक ट्यूब होती है जो यू आकार की होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ठीक। और इसमें क्या होता है, हमारा ऑक्साइड डालोपेट या बेरियम ऑक्साइड या बेरियम टंगस्टन ऑक्साइड कोटेड क्या होता है, हमारा फिलामेंट होता है। इसमें भी वर्किंग सेम टू सेम। हमने जैसे क्या करेंगे, इसको इम्पल्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैस आयोनाइज होना चालू होगी। जैसे ही गैस आयोनाइज होगी तो प्रकाश जनरेट होगा और प्रकाश इससे टकराएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, इसमें हल्का सा चेंजेस ये आता है कि पहले हम मर्करी वेपर का यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, सोडियम वेपर का। ठीक। सोडियम वेपर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है कि सोडियम वेपर का यूज करते हैं, साथ साथ क्या होती है हमारे इसमें आर्गन की जगह पे क्रिप्टॉन, नियॉन प्लस जेनॉन गैसें, ये सब गैस हमें क्या करते हैं, इसके अंदर फिल करके रखते हैं। तो नियॉन का काम केवल कुछ नहीं होता, शुरुआत में क्या होती है, हमारी गैस आयोनाइज नहीं होती, तो नियॉन अन्य गैसों की अपेक्षा बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं, इसके अंदर इसको भर के रखते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, नियॉन के थ्रू आयोनाइजेशन प्रारंभ होता है, और एक बार ये नियॉन आयोनाइज होती है तो आसपास के अणुओं को भी जल्दी से हीट करके आयोनाइज कर देती है, और हमारा क्या हो जाता है, पूरा लैंप चालू हो जाता है। इस लैंप का एक चीज़ और होती है, इसको हम कभी वर्टिकल पोजीशन में लगाते हैं। इस लैंप को हम ऐसे करके खड़ा नहीं लगा सकते। हम क्या करते हैं, ऐसे हमेशा आप देखना स्ट्रीट लाइट वगैरह में ये पोल से ऐसे लगा रहेगा आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ये क्यों होता है, क्योंकि यदि हम इसको वर्टिकल पोजीशन में नहीं, इस लैंप को हम कुछ ऐसा करके लगा देते तो क्या हो जाता है, इसके अंदर जो सोडियम है वो क्या होता है, गैस की, यानी हमारे जो अंदर की ट्यूब है, ये जब तक ऐसी तो पूरा सोडियम फैला हुआ रहता है, लेकिन जैसे इस ट्यूब को ऐसा कर देती है, सोडियम क्या हो जाता है, एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है। जैसे सोडियम एक जगह पर इकट्ठा होगा तो जब इसकी आयोनाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कभी आयोनाइज नहीं हो पाता ये लैंप। तो क्या होता है, एक कंपलसरी कंडीशन होती है कि हमें कैसा लगना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लगना चाहिए लैंप, वर्टिकल पोजीशन पे नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है किस लैंप को वर्टिकल पोजीशन पे यूज नहीं कर सकते, तो हमारा कौन सा होता है, सोडियम वेपर लैंप। और हम किसको लगाते हैं, हमेशा इसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन। वो भी क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम का एक चूर्ण के रूप में भरी होती है, यानी कि पाउडर के जैसे भरी होती है। तो अगर हम उसको वर्टिकल लगा देंगे तो जो पूरा पाउडर है एक जगह पर ट्यूब में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही एक जगह पर इकट्ठा हुआ तो हमारा आयोनाइजेशन में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी ये आयोनाइज नहीं हो पाता और हमारा लैंप क्या होता है, चालू नहीं होता। ठीक। तो इसमें भी ले सकते हैं, सही मरकरी वेपर लैंप की तरह 2 तरह की ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, बाहरी ट्यूब और आंतरिक ट्यूब। इसकी आंतरिक ट्यूब में सोडियम तथा नियॉन, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन गैस भरी होती है। मैंने आपको नियॉन और क्रिप्टॉन का यूज बताया था कि क्या होती है, शुरुआत में जो आयोनाइजेशन प्रारंभ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन का। ठीक। इसके बाद एक होते हैं, हम चौक के साथ एक इग्नाइटर का प्रयोग किए जाते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। इग्नाइटर में 3 वायर होते हैं, रेड, येलो और ब्लैक। ठीक। तो इसको भी हम क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक। और इसका अगला पॉइंट है, इसकी आंतरिक ट्यूब में जो हमारी इंटरनल ट्यूब, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, और बाहरी ट्यूब में कोई नहीं होती। ठीक। उसके बाद है कि लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने, ये लैंप चालू होने में आप देखिए, स्ट्रीट लाइट चालू में बहुत टाइम लेती है। तो कितना लेती है, 10 से 15 मिनट। ठीक। इसका प्रारंभिक पिंक कलर पूर्णतः प्रकाशित हो जाने के बाद पिंक ऑरेंज कलर या पीले कलर में बदल जाता है। ठीक है। इसमें हल्का से क्या होती है, नियॉन गैस। सबसे पहले मैंने बताया आपको, नियॉन गैस आयोनाइज होना चालू होती है। तो जब नियॉन गैस आयोनाइज होती है तो कौन सा होता है, हमारा हल्का सा पिंक कलर देता है। आप स्ट्रीट लाइट पर चालू होती है देखिएगा, तो शुरुआत में हल्के से पिंक कलर की चालू होती है, वो किसकी वजह से, नियॉन गैस की वजह से। ठीक। तो ये नियॉन गैस की वजह से हल्के से पिंक कलर की चालू होती है, और उसके बाद जब ये पूरी प्रकाशित हो जाएगी तो हमारा सोडियम वेपर भी क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाती है, पिंक ऑरेंज कलर या पीले कलर में। इसकी देखिए, इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो मैंने 110 लिख के रखी। किसी बुक में 40 से 50 या 50 से 60 भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एग्जाम्स हुए जिनमें ये क्वेश्चन आए, वहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम वेपर लैंप के जो ल्यूमिनस है स्ट्रक्चर है वो कितना लिया गया, 110। ये MPV वगैरह में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये आंसर लिया गया। तो आप इसको 110 ल्यूमेन पर वाट भी याद रखिए। यदि आपको ऑप्शन में 110 ल्यूमेन प्रति वाट लिखता है तो सोडियम वेपर लैंप की दक्षता के लिए 110 ल्यूमेन प्रति वाट सबसे अच्छा होगा। इसका जो जीवन काल है वो 6000 से 12000 घंटे तक होता है। ठीक। तो यहाँ पे आपका हमारा सोडियम वेपर लैंप कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए, सोडियम वेपर लैंप भी 2 टाइप का हो जाता है।
लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और कौन सा हो जाता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये लगभग सेम टू सेम होता है, आप इनको बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में हम कुछ नहीं करते, सेम टू सेम आपको कंस्ट्रक्शन देखने मिलेगा, केवल यहाँ पे जो प्रेशर होता है यानी कि जो सोडियम का प्रेशर होता है बहुत कम होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है हाई प्रेशर होता है। तो इन लोग की लगभग इंटेंसिटी भी लगभग सेम टू सेम होती है, तो हम यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।